बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। जब से साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को आईएसआई ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए अपनी तहवील में लिया है, उसके बाद से इमरान खान की बेचैनी जो है वो बहुत बढ़ गई है। अब उन्होंने एक मुर्तफ़िर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। हर हफ्ते बाद वो ऐलान कर दे रहे हैं। अब एक मुर्तफ़िर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जनरल आसम मुनीर फील्ड मार्शल आसम मुनीर पर एक और इल्ज़ाम धर दिया है। उस इल्ज़ाम की क्या हकीकत है और 9 मई वाले जो मामलात हैं उनमें पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। उस पेशरफ्त से भी हम आपको आगाह करेंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस सारे मामले से आगाही है और उन्हें जो है वो फंदा जो है फांसी का वो नजर आना शुरू हो गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और मौजू कल के ब्लॉग में मैंने अर्ज किया था, वो जो शराब वाला वाकया हुआ है। जनाब उनके ऊपर नजर है पूरी तरह, उनके ठिकाने जो हैं वो तलाश कर लिए गए हैं, कहाँ जाके छुपे हैं, कहाँ भागे हैं, कहाँ गए हैं। इस हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, 113 के करीब दहशतगर्द जो है बीएलए के, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं, जहन्नुम वासल कर दिए गए हैं। ये वाकया कैसे पेश हुआ, ऑपरेशन जो है फोर्सेज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऑपरेशन कैसे किया, इस पर बात करेंगे। और फिर ये जो बीएलए वाले हैं, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाली तंजीमें हैं या लोग हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे फितनल हिंदुस्तान करार दे दिया गया है। वो जो केपी में कार्रवाइयां करते हैं, जो बलूचिस्तान से आते हैं तहरीक तालिबान वाले, उन्हें तो फितनतुल खारिज करार दिया गया है और इनको फितनल हिंदुस्तान करार दिया गया है। बाकायदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? दो बातें हैं। एक तो ये कि हमारे पास ये ठोस शवाहद मौजूद हैं कि ये लोग जो हैं, जो बलूचिस्तान में आज़ादी के नाम पे जंग लड़ रहे हैं, जब बलूचिस्तान के हकूक के नाम पे जिन्होंने हथियार उठाए हुए और पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे, ये असल में भारत की जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको फितनल हिंदुस्तान करार देने का एक मतलब ये भी है कि इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो दुश्मन सरहद जब पार करता है लड़ाई के दौरान, तो फिर उसके साथ जो सलूक किया जाता है, मतलब ये कि उन्हें या तो गोली से जवाब दिया जाता है या फिर वो हथियार फेंक देते हैं। अब इनके साथ वो जो गोली वाला सलूक है ना, वही किया जा रहा है। और 30 तारीख को, यानी कल मैं विलाग किया तो परसों की ये बात है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो कोयटा में थे और मैंने ये अर्ज भी किया था कि जनाब शायद ये उनको खुला चैलेंज है, जो शराब में कार्रवाई की है, बैंक लूट लिया गया और एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो हैं हदायतुल्लाह बलोच साहब, लिद्दी साहब, उनको शहीद कर दिया गया, थानों को आग लगा दी गई, सरकारी इमलाक को आग लगाई गई। 3 घंटे तक वो वहां दहशत फैलाते रहे। मैंने कल भी अर्ज किया था कि इन लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर मुसल्लह कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि उससे जो वहां लोग हैं उनकी जानों के ज़िया का, आम शहरियों, मासूम शहरियों की जानों के ज़िया का खतरा था। लेकिन इनके ऊपर पूरी नजर है, इनके ठिकानों का भी पता चल गया है, ये किधर जा रहे हैं उसका पता चल गया। और मैंने कहा था जनाब इनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो होगा और जल्द होगा, और ऐसा ही हुआ। 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इनको जहन्नम वासल कर दिया गया, इनमें से ज्यादातर लोगों को। अब ये कितने लोग थे इस पर आगे जाके बात करते हैं। तो कल जब वो कोयटा में थे तो मैंने कहा जनाब ये शायद खुला चैलेंज दे रहे हैं आर्मी चीफ को, क्योंकि उन्होंने कहा ये 1500 लोग हैं, ये कैसे बलूचिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज जनाब वहाँ एक जिरगा हुआ है, वहाँ वज़ीर आज़म साहब भी थे, शरीक हुए हैं और आर्मी चीफ भी शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ नसीहतें भी की हैं, कुछ वादे भी किए हैं, बलूचिस्तान की तरक्की की बातें भी की हैं, इतिहाद की बातें भी की हैं। तो इन दोनों की वहाँ जिरगे में मौजूदगी कोयटा में, उसी जगह पे जहाँ एक दिन पहले आर्मी चीफ थे और ये जो शराब वाला वाक्य है ये पेश आया, तो फिर दहशतगर्दों के चैलेंज का जवाब देना तो बनता था ना। तो अब ये हुआ क्या है जनाब? हुआ ये है कि जनाब ये शराब से वहां निकले हैं और निकलने के बाद ये मुख्तलिफ ठिकानों पे अपने जाने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस दौरान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो पहुंच गई हैं। उन्होंने कुछ जगह पे इनको घेरने की कोशिश की, कुछ जगह इनको इनके ठिकानों तक पहुंचने की जो है वो आज़ादी दी गई कि वहां पे इनके साथ, ताकि वो शहरी आबादी से दूर चले जाएं, तो फिर उनके ऊपर जो है ये हमला किया जाए। अब
ये लोग जो इससे पहले मैंने कल ये भी अर्ज किया था, कुछ लोग जो हैं ये मेरी इत्तला के मुताबिक गिरफ्तार भी हुए। अब जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं जनाब, उनमें एक था जनाब लालदीन बिजिंजो। लालदीन बिजिंजो जनाब ये को असले उसले का जो कारोबार करते हैं, दाश के साथ उनको अदायगी शदाइयाँ ये करते हैं, और जो पैसे पूसे तकसीम करते हैं वो भी ये हिसाब करते हैं। उनसे जनाब $1.5 मिलियन अमरीकी वो बरामद हुए हैं। कुछ पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है, ईरानी करेंसी बरामद हुई है। और उनके अलावा जनाब एक और बड़ा नाम है अब्दुल समाद बलोच, वो जो पाक अफगान ट्रेडिंग के पीछे छुपकर वो कार्रवाई करता था, वारदातें डालता था, पैसे वैसे का काम वो भी करता था, वो पकड़ा गया। और फिर कुछ गैर मुल्की जो है वो भी पकड़े गए। अच्छा, इसमें आपको एक और मैं खबर दे दूं कि ये जो है ना, ये जो हमारी लेवीज या पुलिस या फिर एफसी, ये अब जो इनके खिलाफ कार्रवाइयों का मामला है ना, वो फौज ने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया है। अब ये मामला सिविलियन कमान को सौंप दिया गया है और वो इस मामले की निगरानी भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं, सिविलियन कमान वाले जो हैं। अब ये जनाब वहां से निकले हैं ना, इन्होंने कुछ लोग तो अपने ठिकानों पर पहुंच गए, मैंने जैसे किया तो इनकी मुसलसल ड्रोन से निगरानी हो रही थी, और फिर वो जो निगरान ड्रोन थे उनकी रहनुमाई पे फिर इनके ऊपर वो अटैक किए गए और बहुत सारे लोग जो उसमें मारे गए। और कुछ लोग जो हैं, वहाँ एक बस्ती है छोटी सी, वहाँ कुछ लोगों ने पनाह ले ली। तो जो वहाँ पनाह दी थी, उन्होंने ज़ाहिर है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गए और फिर लोगों को यरगमाल बना लिया। वहाँ ज़रा ऑपरेशन जो है वो ज़रा मुख्तलफ हो गया। लेकिन बाकी लोग जो है ना, वो 113 लोग जो हैं वो जवाबी कार्रवाई में मारे गए। जो शराब पे हमलावर हुए थे ना, उनमें से 113 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। 21 ठिकानों पे इनके वो ड्रोन से अटैक किए गए, इनके जो लोग थे। और जो मारे गए हैं, इनका एक तर्जमान है कोई जुनैद अकबर, उसके 2 भाई हैं बीएलए का, मुजीद ब्रिगेड का, तो उसके 2 भाई पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, वो मारे गए हैं। और एक जनाब पता चला है कि बंदे का नाम है जो शिनाख्त हुई है। अच्छा, अब ना ये मुझे यहाँ से खबर आई है तो मैंने कहा यार ये तो आप नाम शाम भी बता रहे हैं और ये भी कोई फुटेज वगैरह अगर मुझे भेज सके, तो उन्होंने मुख्तलिफ मुझे फुटेजेस भेजी हैं, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते। आप मुझ पे यकीन करें, मैंने देखी है वो कि कैसे उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, कैसे उनको गिराया गया, कैसे जन्नत हासिल किया गया, कैसे उनकी शिनाख्त हुई। ये आप मुझ पे यकीन करें कि ये मैंने देखा है कि वाकईतन ऐसा हुआ है। खबर जराए की है, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं कि ये ऐसा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि एक जनाब आहद बलोच है। अच्छा, आहद बलोच जो ना, ये जो रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाके करने का बड़ा माहिर समझा जाता था, ये वहां मारा गया है। एक अल्लाह दीनो है, अल्लाह दीनू मरी, ये जनाब वो खुद कुछ जैकेटें तैयार करता था बंदा। ये भी यानी बड़े अहम बंदे, उनके जो माहिर हैं, अस्करी माहरीन और असला साज, वो मारे गए हैं। और एक जनाब इनमें वासे बलोच है, वो कोई लैंड बम तैयार करता था, वो रस्सी के साथ में कोई फेंकता था बम, इस तरह का उसके पास महारत थी। वो जो सिक्योरिटी एजेंसियों की या सिक्योरिटी इदारों की जो गाड़ियां शानियां थी, उनके ऊपर वो अटैक करने का वो माहिर समझा जाता था। और एक जुल्करनैन बलोच है। अच्छा जी, जुल्करनैन बलोच के बारे में पता चला ये वही है कि उनकी वालदा जो है, वो जो लापता अफराद के लिए इस्लामाबाद में धरना दे के नहीं बैठी होती थी खवातीन, उनमें महरंग बलोच ग्रुप जो है, तो इनकी वालदा जो ये भी इनकी तस्वीर लेके वहां बैठी होती थी। इसके बारे में पता चला है कि ये जो बरूदी सुरंगें बिछाने का बड़ा माहिर था। और ये जो जाफर एक्सप्रेस की लाइन जो है वो उड़ाई गई थी माइन बिछा के, तो ये उसका जिम्मेदार था, इसने ये काम किया था, ये जुल्करनैन बलोच ने। तो लेकिन ये लापता था। अब ये भी वो पता चला है कि इसमें मारा गया है। तो ये ऑपरेशन जो है, ये मैंने अर्ज किया कि फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान अगर उसका नाम रखा गया है, तो फिर इन लोगों के साथ वही सलूक होगा जो दुश्मन मुल्क के साथ या दुश्मन मुल्क की फौजों के साथ या हमलावरों के साथ किया जाता है। तो राय शायद कोई नहीं, पहले भी ये कहा जा चुका हो गया कि जनाब पाकिस्तान जो है ये सॉफ्ट स्टेट का जो इमेज है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। और हार्ड स्टेट जो है ये बनती हुई है, बनती हुई नजर आ रही है बलोचों के हवाले से। बलोचों के हवाले से एक और भी जो है ना, जो
बलोच तो मैं कहता नहीं इनको, इनमें तो बलोचों की रवायात का कोई अशरे शीर भी नहीं है। ये जो हदायतुल्लाह साहब जो हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो शहीद किए गए हैं, उनके बच्चों के सामने उन्हें शहीद किया गया है। ये तो रवायत ही नहीं है बलोचों की कि खवातीन के ऊपर हमलावर होना या खवातीन की मौजूदगी में उनके घर वालों पे हमलावर होना, ये तो उनकी रवायत ही नहीं है। ये पता नहीं कौन से बलोच हैं और कहाँ से आगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो है ना फितनतुल खारिज टीटीपी वाले, इनकी कोई ब्रेन वॉशिंग हुई है कुछ इस अंदाज में, वो इसको जनाब मजहबी फरीजा समझ के ना जहाद कर रहे होते हैं। इनका तो ये भी नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है ये किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं और मरने के बाद इन्होंने कहाँ जाना है, इनका कंसेप्ट ही नहीं है ये। तो इसलिए ये उस तरह नहीं लड़ सकते जैसे वो लड़ते थे। एक तो इनकी तादाद बड़ी कम है, दूसरा इनके अंदर वो जज्बा नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए ये वारदातें डालते, और पैसा जो है वहां से आता था हिंदुस्तान से, और मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला रुक जाएगा। पैसे पूछे की भी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए शायद इन्होंने बैंक जो है ये लूटा है कि जनाब पैसा पूछा, इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी असला हथियार, रोटी, खाना पीना, सारा कुछ, रहायश, खर्चे, अखराजात, सारा कुछ। और फिर जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं 25-25, 30-30 हज़ार रुपये महाना पे, जो उन्होंने फौज बनाई है, उनकी तनख्वाहें, ये वो सारा मामला। तो अब ईरान वाला, अच्छा इसमें एक और मैं बात बता दूं, ये जो 113 बंदे मारे गए हैं ना, बल्कि 113 से भी मेरे ख्याल 6-7 और भी अब तक मारे जा चुके हुए हैं। वो जो मुस्तोंग पे नहीं जिन्होंने हमला किया था, वो भी मेरा ख्याल मारे गए हैं। इतला है मेरी, कंफर्म नहीं है, मैं उसको काउंटर चेक नहीं कर सका, लेकिन पता चला कि वो भी मारे जा चुके होंगे। तो ये इसमें मैं अर्ज कर रहा था, इसमें ना ईरान और अफगानिस्तान ने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। जब ये वाकया हुआ है ना, पहले भी दोनों ममालिक के साथ हमारी ये बात हो चुकी हुई थी। ईरान ने तो कार्रवाई भी शुरू कर दी ना दूसरी तरफ, और सरहद पे जहाँ से ये वहाँ फरार होते थे ईरान की तरफ, वहाँ बड़ी सख्ती हो गई है। फिर अफगानिस्तान को भी ये कहा गया कि जनाब ये बंदे जो है ना, ये पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपके मुल्क में दाखिल नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि वो रास्ते भी बंद हो चुके हैं, इसलिए ये जो है ना, ये मैं कहता होता हूँ कि बतखों की तरह, बतखों का शिकार कौन सा मुश्किल होता है, ये बतखों की तरह मारे गए हैं। और फिर बलूचिस्तान ही के जिला मस्तोंग में जो इन्होंने कल वारदात डालने की कोशिश की है कि इन्होंने जनाब लेविस के एक थाने पे जनाब जाके हमला किया, उसको आग लगाई। और लेविस के बारे में तो सरफराज मुफ्ती जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो कह चुके हुए हैं जनाब इसका कोई फायदा नहीं है लेविस का, ये इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकते जैसे पुलिस वाले, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। तो बहरहाल ये लेविस का थाना था वली खान, वहाँ ये हमलावर हुए, नजर आतिश कर दिया इमारत को, कोई गाड़ियाँ छाड़ी थी उनको भी आग लगा दी, और वो जो रिकॉर्ड था ज़ाहिर वो भी जल गया साथ। तो फिर जब ये इन्हें पता चला है कि यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेजी के साथ उन्होंने मूव किया है। अब जब इन्हें पता चला कि जनाब वो आगे हैं हमारा शिकार करने वाले, तो फिर ये वहां से भागे हैं। अच्छा, भागते हुए ये लोग अपना असला भी वहां फेंक गए, यानी असला भी छोड़ गए। मैंने कहा ना कि इनमें वो जज्बा नहीं है। किस जज्बे के तहत ये लड़ाई कर रहे हैं? सिर्फ पैसों के लिए। ये पैसों की जंग है, पैसों के लिए ये काम करते हैं, और इनका ख्याल है कि हम जब वारदात करेंगे हिट एंड रन वाला काम तो भाग जाएंगे। तो लेकिन वो भागने नहीं दे रहे। अब ये लोग जो असला उसला छोड़ के वहां से भागे, तो इनका भी मेरी इतला के मुताबिक घिराव किया गया, और इनमें मेरी 5-7 बंदे जो है ना वो जन्म वासल कर दिए गए। मुस्तोंग वाले, मुस्तोंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो वहां आए थे हमलावर, उनमें से 5-7 बंदे जो हैं वो पहुंच गए हुए हैं ऊपर। और अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब की तरफ। ये जब गिरफ्तार हुए ना साबिक DGI से फैज़ हमीद, उस वक्त मैंने कहा 3 मामला पे इंक्वायरी हो रही है, 3 इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर। एक तो ये कि उन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए साजिश की, साजिश में कौन कौन शरीक था उनके साथ, वो सारी इंक्वायरी जो है वो हो रही है। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पैरेलल एक सिस्टम बनाया फौज के अंदर, ISI के अंदर। तो इस हवाले से वो एक जुर्म है, वो उन्होंने जुर्म किया। और फिर उन्होंने फौज के अंदर इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। 9 मई वाला जो वाक़या है, तो 9 मई वाले वाक़े से बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं वो आपके इल्म में हैं, ये बातें हो रही हैं। तो मैं तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि हो सकता है फैज़ हमीद जो है वो 9 मई के
मामलात में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। अब पता ये चला है कि जनाब उन्हें बहुत सारे सबूत जो हैं वो दिखाए गए हैं, और चक्री रेस्ट हाउस में जो 6 लोगों की मीटिंग हुई थी फैज अमीर साहब के साथ, तो उनकी कोई फुटेज वगैरह या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह पता ये चला है कि वो भी मौजूद है, वो उन्हें दिखाई गई है, जो 9 मई का प्लान किया जा रहा था इस हवाले से। तो ये लग ये रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि वो जो उस साजिश के ताने बाने बुनने वाले लोग थे, मास्टरमाइंड थे, उनमें कोई लोग जो हैं वो तैयार हो गए हैं गवाही देने के लिए इस प्लान के हवाले से। और हो सकता है फैज अमीर साहब ना हो, कुछ और लोग हों, उसी तरह के लोग हों जो ये गवाही देने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा, ये जो 9 मई वाले केस मुकदमा लाहौर में चल रहे हैं, कोर कमांडर हाउस वाला जो मामला है, तो वहां जनाब 247 तो ट्रायल चल रहा है ना, फर्द जुर्म हो गई हुई है। अब गवाह मांगे थे उन्होंने इस्तगासा के, जनाब गवाह लाएं, तो जनाब इस्तगासा ने 247 लोगों की जो लिस्ट है ना वो जमा करवा दी है। उसमें इस वक्त जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। वो इस वक्त लाहौर में तैनात थे और उनकी आंख भी हो गई थी ना, जाया हो गई थी, फिर बाहर से इलाज करवा के आए थे। उसमें आईजी इस्लामाबाद अली नासिर जैदी के अलावा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल, एसएसपी सेहेब अरशद और बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल, मजिस्ट्रेट की गवाही बड़ी अहम होती है। ये जो रमना थाना इस्लामाबाद में जो सजाएं हुई हैं लोगों को दहशतगर्दी की अदालत ने, साथ दहशतगर्दी की अदालत ने, उसमें मजिस्ट्रेट्स की गवाहियां भी शामिल थी उन लोगों के खिलाफ। मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होते हैं, और इसमें डॉक्टर्स हैं, और फिर वो जो पंजाब फोरेंसिक एजेंसी है उसके जुम्मेदारान जो हैं वो भी हैं। लेकिन जो अहम गवाह मैं समझ रहा हूँ इसमें है, वो हैं जनाब 12 फौजी एहलकार जिनकी ड्यूटी थी कोर कमांडर हाउस पे। उसमें 12 लांस नाइक जो है ना वो भी शामिल हैं, जो इस्तगासा के गवाह हैं उनकी फहरिस्त में उनके नाम भी हैं। तो खान साहब को अब लगी हुई है परेशानी, ज़ाहिर है उन्हें भी इतला तो मिल रही होगी ना, किसी न किसी तरीके से मुलाकातें तो होती हैं, इनके वकील जाते हैं, वकील भी जब बाखबर वकील हैं इनके। तो अब इन्होंने जनाब वो तोशाखाना 2 वाला केस लगा हुआ था, उसमें जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब को इन्होंने कहा जनाब अब हमने चलानी है तहरीक। पहले भी इन्होंने ऐलान किया था कि जनाब तहरीक चलानी है हमने रमजान के फौरन बाद। अब छोटी ईद गुजर गई है, बड़ी ईद भी आ गई है, लेकिन तहरीक नहीं चल सकी। अब तो गर्मी इतनी है, इतनी गर्मियों में तहरीक का तो नहीं बनता, पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं खान साहब। अब जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब को इन्होंने ड्यूटी दे दी है कि आप जनाब इसको ऑर्गेनाइज करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करके मुझे बताएं, तो फिर जनाब उसके मुताबिक जनाब हमने तहरीक चलाएंगे। ये खान साहब जो है बिला वजह एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया हुआ इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, मकबूलियत का जो गुब्बारा था, और जो इनके अंधे मुकल्लदीन है वो तो चुपते फिर रहे हैं। हजारों इनके जो मुकल्लदीन है वो 9 मई के मुकदमात में मफरूर हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो वो इनके लिए निकलेंगे खान साहब के लिए। अब खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया जनाब, उस ट्वीट में जो झूठ बोला जा सकता है खान साहब ने बोला है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब 9 मई जो लंदन प्लान का हिस्सा है जो नवाज शरीफ के साथ मिलकर बनाया गया था, और उसको कहते हैं जनाब ये जो ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ये कर, इसलिए 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इन्होंने खुद ही वो कहते हैं करवाया है। इसका मकसद है तहरीक इंसाफ को खत्म करना। और फिर वो कहते हैं झूठे केसेस बनाए, वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज क्यों अदालत में पेश नहीं की जा रही, खान साहब फरमा रहे हैं। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जनाब जज जो है ना ये भी इनके साथ मिले हुए हैं, जज जो है वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मांग रहे। अब खान साहब की ये वकला से गुफ्तगू है। अब वकील उनको बताते हैं कि जनाब जो शहादतें इस्तगासा ने पेश करनी होती हैं, अदालत ने उन्हीं शहादतों की बुनियाद पे फैसला करना होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब के जो वर्कर हैं सारे जो हमलावर थे, वो तो हर बंदा कैमरा हाथ में लेके फिर रहा था। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो आप लोगों के पास तो फुटेज होगी ना, आप अपनी सफाई में वो फुटेज पेश कर दें, गवाह पेश कर दें। और फिर शायद खान साहब को किसी ने बताया नहीं कि जब चालान सबमिट किया गया था ना इस मामले का, इसमें भी और जीएचक्यू वाला जो केस है
जिसमें इमरान खान को लगता है कि सजा होने वाली है। उस वक्त बहुत सारी फुटेजेस और वीडियोस जो है ना वो भी चालान के साथ सबमिट की गई थी, वो यूएस भी पेश किए गए थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनकी जमानत के जब मुकदमात थे तो उस वक्त भी वो यूएस भी पेश की गई थी, तो वो तो पहले ही मौजूद है अदालत के सामने। और आप कह रहे हैं जनाब सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी, आपके बंदों ने बनाई होगी ना, जो कह रहे हैं जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जनाब उसके सबूत के तौर पे आप कर दें पेश अदालत में। और दूसरी जो एक बोंगी मारी है ना खान साहब ने, वो बोंगी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जो कह रहे हैं जनाब आसम मुनीर डीजीआईएसआई था ना, जब तो मैंने इसको जब हटाया ना तो फिर इसने अपने जराए से ना मेरी बेगम जो बुशरा बेगम है उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेगम ने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब ये तो मेरे मुतलका मामला ही नहीं है, तो मेरे इस मामले से क्या ताल्लुक है, तो मैं मुलाकात क्यों करूं। पहली बात यह है कि आसम मुनीर साहब ने किसके जरिए राब्ता किया। ये जो राब्ते शाब्ते वाली बातें हैं ना, ये वही लोग जो हैं जो आप जेल में जाकर इनको झूठी कहानियां सुनाते हैं, जनाब हमारे साथ ये कहा है उन्होंने, ये जनाब ऑफर कर दी है, ये कर दी, इसी तरह की बात ये मुझे लग रही है। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हुआ हो। क्यों मुमकिन नहीं है? ये आसम मुनीर साहब अक्टूबर 2018 में ये डीजीआईएसआई लगे थे और 16 जून 2019 को खान साहब के कहने पे इनको हटा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने बुशरा बेगम के हवाले से जो वो हीरे हुरे लेती हैं, अंगूठियां शंगूठियां और माल चाल खींच रही थी, तो उस हवाले से उन्होंने कुछ सबूत खान साहब के सामने रखे थे। और खान साहब जनाब बजाय इसके कि अपनी बीवी से पूछते हैं, उन्होंने जनाब कहा जनाब इसको हटाएं, और बाजवा साहब मान भी गए, चलो ये हटा दो। ये आसम मुनीर साहब जो हैं जो 16 जून 2019 तक रहे हैं डीजीआईएसआई, और उससे अगले दिन 17 जून को ये कोर कमांडर गुजरांवाला लग गए। तो ये कोर कमांडर के तौर पे ये जो डिसिप्लिन है फौज का, मसाले मौजूद हैं, ये राब्ता कर ही नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकता था। क्योंकि नवाज शरीफ का जब दूसरा दौर हुकूमत था ना, उस वक्त कोर कमांडर पेशावर उनसे मुलाकात के लिए आ गए थे, उनकी मुलाकात हो गई थी, लेकिन आर्मी चीफ को बताए बगैर वो मुलाकात हुई थी या उनसे इजाजत नहीं ली गई थी, तो फिर उनको घर जाना पड़ा था। तो ये बाजवा साहब और इमरान खान फिट थे, और इमरान खान को गुस्सा भी था, इन पे नाराज भी थे इमरान खान, जनाब बुशरा बेगम के बारे में इसने ये कैसे बातें कर दी, क्या सबूत ढूंढ के ले आया बंदा ये। तो ये तो इनको फारग कर सकते हैं इस बुनियाद पर खान साहब। और उसके बाद वो जनाब कोर कमांडर रहे, और उसके बाद जनाब वो जीएचक्यू में चले गए, और उसके बाद जनाब वो आर्मी चीफ बन गए। तो वो किस मौके पे कैसे ये मुमकिन है कि जनाब उन्होंने राब्ता किया हो। बहरहाल खान साहब ने ये कह दिया, वो कहते मेरी अहलिया गैर सियासी खातून है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है मुझे तोड़ने के लिए। मुझे इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी उन्होंने अली मीन गंडापुर के साथ, वो एक गैर सियासी खातून की चढ़ाई थी। अच्छा, फिर वो पार्टी को डायरेक्शंस देती थी, हदायत देती थी, वो जमानत में थी उन दिनों। वो तो तोशाखाना केस में इनको 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सजा हुई तब वो अंदर गई हैं। ये साहब कह रहे हैं वो गैर सियासी खातून है। हर गम शरीक ने, ये जो 9 मई का वाकया हो ना, फौज पे हमलावर हुए थे ये लोग, तो उसकी प्लानिंग में बुशरा बेगम जो है वो बराबर की शरीक है। और क्या होता है यार, 9 मई को इन्होंने जो फौज पे हमला किया है आईएसआई के दफ्तर पे, और फिर वो जो वहां मियां वाली एयरबेस पे हमला हुआ है, कोर कमांडर हाउस लाहौर जला दिया गया, जीएचक्यू पे हमला हुआ, जी तो ऐसे ही हमलावर हुए ना फौज के ऊपर, जैसे भारत अब हमलावर हुआ है। वहां तक तो भारत भी नहीं पहुंच सका, उसके मिसाइल नहीं पहुंच सके, जहां ये पहुंचे लोग, आग लगाई, तबाही मचा दी। और जो मियां वाली एयरबेस है वहां जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया। वो बहुत सारी खबरें जो वो पीपू गए बीच में लोग, जनाब वो ज्यादा नुकसान शो करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और दूसरा वो जो बुशरा बेगम है वो किस हद तक तेज खातून है कि जनाब अब वो अदालत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ये तोशाखाना 2 वाला केस लगा हुआ था ना, ये वो जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमन, वो समाप्त कर रहे थे, 4 गवाहियां होनी थी, इनको बुलाया। जाहिर है जो अदालत जो है वो जेल में लगी हुई है, तो इनको अदालत में बुलाया गया, तो बुशरा बेगम ने मैं नहीं आना, और 3 घंटे इंतजार किया गया। फिर समात मुलतवी करना पड़ी, क्योंकि
गवाहों के बयानात जो हैं वो मुलजमों की अदम मौजूदगी में हो ही नहीं सकते। तो ये जनाब फिर वो बीबी नहीं, और उसने कहा जनाब मैंने नहीं आना, वजह उसने ये बयान की कि जनाब मेरी और इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पिछले हफ्ते हमारी जो मुलाकात ड्यू थी, यानी इसी हफ्ते हमारी मुलाकात ड्यू थी, लेकिन जनाब वो मुलाकात नहीं करवाएगी मेरी जनाब मेरे शौहर के साथ। हालांकि ये तोशाखाना केस की समाअत के दौरान दोनों इकट्ठे बैठते हैं, मुलाकात हो रही होती है, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई ने, पता नहीं किस तरह की मुलाकात चाह रही थी। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने बना लिया, लेकिन वो उनको वार्न कर दिया गया कि जनाब अगर आइंदा पेशी पे आप नहीं आएंगी ना, इस केस में उनकी जमानत भी हो चुकी है ना, वो कहते हैं मैंने जमानत आपकी खारिज कर देनी है। अच्छा, ये जो फितने जो पाकिस्तान को चिमटे हुए हैं, एक तो वही है फितना अल खारिज, जो तालिबान की शक्ल में यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। उनसे तो अफगानिस्तान जो है वो लातलगी का इजहार कर रहा है। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि उन्हें गैर मुसल्लह भी किया जा रहा है जो वहाँ है। और दूसरे ये फितना अल हिंदुस्तान, ये जो दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं बलोचिस्तान में। और ये तीसरे फितना अल सियासत, ये सियासी फितना जो है, मेरे ख्याल है तीनों के गिर्द जो घेरा है ना वो तंग हो रहा है। और अल्लाह ताला फितनों से पाकिस्तान को बचाए, इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।